नमस्कार। आज मैं पाश्चात्य दर्शन की दार्शनिक चिंतन धारा प्रगतिवाद के संदर्भ में अपने विचार रखूँगा। प्रगतिवाद का दार्शनिक बीजारोपण यूनानी दार्शनिक थेल्स के विचारों से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम उन्होंने इस सृष्टि की रचना जल से करने का प्रयास किया और उनके इस विचार को संत दर्शन के रूप में विचारोपित करने का श्रेय डेमोक्रिटस का है। प्रगतिवाद है क्या, इसके मूल में क्या है? प्रगतिवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रकृति धनवाद, प्रकृति। प्रकृति के बाद प्रकृति क्या है? धनकृति। प्रा मीन्स पूर्व की, कृति मीन्स रचना, पूर्व की रचना, अर्थात ऐसी रचना जो इस ब्रह्मांड के कर्ता और उपादान कारण अपने आप को मानती है। यह किसी विचार को मान्यता नहीं देती है। यह इस बात पर बताती है कि प्रकृति का नियम ही अंतिम सत्य है, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। प्रगतिवाद एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जो किसी भी प्रकार के विचार अध्यात्म के नियम पर नहीं मानती है। यह मानती है कि आज सत्ता प्राकृतिक है, प्रकृति से ही सब कुछ अपने आप स्वयं निर्मित होता है, प्रकृति में अपने आप नष्ट हो जाता है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं उसको बनाने और बिगाड़ने में। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जल से बर्फ का बनना, बर्फ से फिर जल का बनना, वाष्प का बनना, ये इस क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी तत्व का कोई योगदान नहीं है। किसी भी यह एक प्राकृतिक घटना है। जल से बर्फ का बनना, बर्फ से जल का बनना, वाष्प बनना, यह एक प्राकृतिक घटना है। अगर हम प्रगतिवाद विचारक के रूप में अगर किसी एक तर्क को महत्व दे दें, किसी एक शक्ति को महत्व दे दें और उस पर काबू करने का प्रयास करें, तो यह ऐसे तो विश्वास नहीं करता। यह कहता है कि कोई भी सत्ता आरोपित नहीं होती है। यह कहता है कि कोई भी सत्ता स्वतः सिद्ध होती है, अपने आप स्वाभाविक है। किसी भी प्रकार के तत्वों का निर्माण होना, अवस्था तत्वों से मिलकर नए तत्व बन जाना, ये सब क्या है? एक स्वतः क्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार के बाह्य योगदान का इसमें कोई भी अवक्षेप नहीं है। प्रगतिवाद के दार्शनिकों में बड़ा मतभेद रहा बीच में, किंतु जब रूसो का पदार्पण होता है, रूसो चूँकि आप जानते होंगे एक पादरी थे, वो व्यक्ति जो है प्रगतिवादी शिक्षा में अपना विशेष योगदान देने के जाते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे एक बालक दे दो और उसको मैं जो चाहे कहेंगे आप, हम बनाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा था कि यह मानव है, शुद्ध अवस्था में पैदा होता है, ये समाज में आने के बाद दूषित हो जाता है, समाज के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। इस प्रकार उनकी द्वारा बताई गई जो शिक्षा थी, प्रकृति की ओर लौटो, उनका उन्होंने नारा दिया था। रूसो के योगदान को देखे बिना हम प्रगतिवाद की चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूसो ही एक ऐसे विचारक आए जिन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा को एक विशेष रूप में उन्होंने इसको फैलाया। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रगतिवाद जो दर्शन है, इसी में ही सर्वप्रथम मनोविज्ञान का जन्म होता है, जो आज शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। अगर हम देखें तो तीन मुख्य बातें इसमें निकल कर आती हैं। उन्होंने कहा शिक्षा का स्वरूप जो है बाल केंद्रित हो,
शिक्षा का स्वरूप जो है बनावट के ठीक विपरीत हो। शिक्षा का स्वरूप जो है समस्त विश्व को यही एक प्रकृति मानकर शिक्षा को दी जाना चाहिए। ऐसी इन्होंने बातें रूसों ने बताई थी। वैसे अगर हम प्रकृतिवाद के फॉर्म्स की बात करें, प्रकृतिवाद अभी तो हमने जान लिया प्रकृतिवाद है क्या। प्रकृतिवाद है क्या? प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन है जो यह मानता है कि प्रकृति अन्य सत्य है, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं, एक लाइन का सत्य। अगर हम प्रकृतिवाद के रूप की बात करें, प्रकृतिवाद हम सब के बीच में 3 रूपों में है, एक यांत्रिक रूप में, पदार्थ के रूप में और जीव विज्ञान के रूप में। अगर हम 3 रूपों से इसको समझने का प्रयास करते हैं, अगर हम पदार्थ के रूप में प्रकृतिवाद को समझते हैं, अगर पदार्थ के रूप में समझते हैं तो यह अगर इस सृष्टि की रचना किससे हुई? अणुओं से हुई। और अणुओं से क्या बना? अणुओं के संयोग से क्या बनते हैं? एक नया कण बनता है। एक तो क्या अणुओं के निर्माण में आपस में जुड़ने में क्या किसी बाह्य तत्व का योगदान है? ये तो आपसी उनका गुण है। और इस प्रकार इसी प्रकार जीव और मन का आपस में संयोग हुआ, भौतिक संयोग हुआ है जीव का और मन का। हमने अणुओं से और उसमें से हमने कोई बाह्य प्रकृति के नियम का अध्ययन जो है उसकी व्याख्या करना हमारा सर्वोपरि कारण नहीं है। हमको ये देखना है कि मनुष्य की कोई आंतरिक क्रिया होती है और उसमें कोई भी प्रकार का कोई बाह्य प्रयोजन नहीं होता है। शिक्षा भी इसी प्रकार एक मानवीय क्रिया है जो अपने आप स्वतः प्रयोजित होती है। पदार्थ के रूप में हम देखते हैं तो इसमें कोई विशेष कोई बाहरी ज्ञान का कोई इसमें बल नहीं है। ये स्वतः ही जन्म लेता है। हमारे अंदर जो उद्विकार आते हैं, जो हमने अपने अंदर से जो हमारा जीव और मन जब आपस में संयोग कर लेता है तब अपने आप हम किसी बाह्य तत्व का अध्ययन कर लेते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी नया योगदान नहीं होता है। अगर यंत्र के रूप में हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, संसार में सब कुछ क्या है? पदार्थ से निर्मित है। प्रकृतिवाद कहता है प्रकृतिवाद कहता है संसार क्या है? एक मशीन की भांति है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से प्राणी क्या है, मानव एक प्राणी है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बिल्कुल ठीक बात है। तब उसमें स्वतः चेतना नहीं होता, उसका व्यवहार भी बाह्य प्रभावों के कारण नियंत्रित हो जाता है। हमारी जो क्रिया है, अगर इस क्रिया को गर्मी में बैठा दिया जाए तो हमारे अंदर भी क्या शिथिलता आएगी, यह भी बाह्य क्रियाओं के प्रभाव में आ जाता है। ज्यों का त्यों हम वातावरण संपर्क में आ करके जो है हम सुचारू रूप से क्रिया करते हैं। मनुष्य की प्रयोजनशीलता, क्रियात्मकता उसके आत्मिक गुणों से विवेचन के आधार पर संभव नहीं है। मनुष्य भी पशु की स्थिति में रहता है, मनुष्य भी यंत्र स्थिति में होता है। इन तीनों स्थितियों में अंतर है। अतः मनुष्य शिक्षा भिन्न भिन्न प्रकार से होनी चाहिए। यह बात किसने बताई? प्रकृतिवाद बताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है? अपने आप में ही अलग है, यूनिक है, और उसके लिए उसे विशेष शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। तीसरी बात अगर आती है प्रकृतिवाद के तीसरे रूप की अगर बात करते हैं, जीव विज्ञान। हमने देखा है बायोलॉजी के अंतर्गत, आप लोगों ने पढ़ा होगा डार्विन के विकास का सिद्धांत। डार्विन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब कालांतर में जब सूखा पड़ा तो जिराफ की गर्दन धीरे धीरे बढ़ती गई, और इस प्रकार से जीवन संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार जो है उस पशु ने अपना जो है गर्दन ऊंची कर ली और अपना जीवन चलाने लगा। उसी प्रकार से उन्होंने कहा, जीव विज्ञान प्रकृतिवादियों ने कहा कि मनुष्य की भी शक्ति, उसकी सामर्थ्य उसके परिस्थितियों के बस में है। वह अपनी नियति के अनुसार अपनी जो शक्तियों को अर्जित कर लेता है। इस प्रकार उसके बनाने में किसी भी प्रकार की देवी देवता किसी का हाथ नहीं, किसी विचार का हाथ नहीं है। मनुष्य स्वतः वंश क्रम के अनुसार धीरे धीरे अपने वंश के क्रम को ही बढ़ा लेता है अपने कालांतर के संघर्ष के द्वारा। अतः कोई भी चीज़ परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। कोई भी भविष्य का आदर्श किसी भी प्रकार के व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकता है। व्यक्ति की परिस्थितियाँ व्यक्ति का निर्माण करने में योगदान देती हैं। अब हमने समझ लिया प्रकृतिवाद है क्या, प्रकृतिवादी रूप कौन कौन से। अब हमको यह देखना है प्रकृतिवादी शिक्षा है क्या। हमारा जो मूल अक्सर प्रश्न आता है, प्रकृतिवादी शिक्षा का योगदान क्या है, प्रकृतिवादी शिक्षा है क्या, प्रकृति शिक्षा किसे कहते हैं, प्रकृतिवाद के का शैक्षिक संदर्भ की व्याख्या की जाए। अब हम उस बात की बात करते हैं। देखिए, प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो पदार्थ को आधार या यथार्थ मानती है
और जगत, जीव और मनुष्य सभी को इसी से निर्मित मानती है। यह प्रगतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जगत, जीव और मनुष्य को पदार्थ से निर्मित मानती है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में सामान्यतः रूसो का ही नाम लिया जाता है। रूसो ने कई नारे दिए प्रकृति की ओर लौटो, किंतु वह भी प्लेटो जैसे विचारवादी दर्शन से प्रभावित थे। प्लेटो भी उन्होंने कहा कि हमको बालक को स्वतः स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अवसर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो ये संस्थाएं हैं, सामाजिक जो संस्था है, यह विरोधी और भूलों से बन जाती है। जिस प्रकार का समाज होता है, जिस प्रकार का राज दर्शन होता है, उस प्रकार से जो है शिक्षा को फैलाने का प्रयास किया जाता है और व्यक्ति के स्वाभाविक जो विकास, व्यक्ति को जिस प्रकार से विकास करना चाहिए उसको रुकावट पैदा होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रगतिवाद ही एक ऐसा दर्शन हो सकता है जो शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिणाम ला सकता है, जिसके आधार पर शिक्षा दिए जाने पर ही बालक का स्वतः और स्वाभाविक विकास हो सकता है। देखिए, प्रगतिवादी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, उसका प्रथम उद्देश्य क्या है कि हमें व्यवहारवाद को जन्म देना है। इसके अनुसार कि जितनी भी पर्यावरणीय क्रियाएं हैं वह सहज होती हैं। उनमें किसी भी जो पर्यावरणीय क्रियाएं सहज संबंध होती हैं उनसे मनुष्य जो है मिल जाता है और मनुष्य भी वैसी क्रिया कर लेता है, और इस प्रकार सहज क्रिया करने से बालक भी सहज रूप से सीख जाते हैं। जैसे बालक का रुदन करना, रोना, हंसना, और इस सहज क्रिया से उसको जो है माँ के द्वारा कुछ एंटरटेनमेंट मिल जाना, कुछ उसके द्वारा उसको फीडबैक मिल जाना, ये सब क्या है, यह एक स्वाभाविक क्रिया है। अनुकूल वातावरण में अनुकूल चीज़ वह सीख जाता है। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पहले अनुकूलित क्रिया कर करके दिखाया जाता है कि इस प्रकार से बच्चा अनुकूलन के द्वारा सिखाया जाए। प्रगतिवाद ने शिक्षा का दूसरा उद्देश्य यह भी है कि जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। प्रगतिवाद कहता है कि ये संसार जो है सुख दुख के सिद्धांत पर चलता है। जिन क्रियाओं से सुख मिलता है बालक उसको स्वाभाविक करने लगता है, जिन क्रियाओं से उसको दुख मिलता है उसको वह छोड़ देता है। जैसे कि एक उदाहरण ले लिया जाए, अगर एक बालक, प्रगतिवाद कहता है अगर एक बालक जो है एक खिलौना खेलता है या कोई खेल खेलता है, मान लीजिए कि वह खेल रहा है, खिड़की के पास में खेल रहा है। अगर खिड़की के पास खेलते खेलते अगर उसको बाई द वे धोखे से अगर कहीं बार गिर जाता है खिड़की के बाहर, तो वो चोट खा जाएगा। तो उसके द्वारा जो शिक्षा उसको मिलेगी, आपके मना करने के बाद भी वो नहीं माना है, एक बार गिर गया दोबारा उस चीज़ के पास वो नहीं जाएगा। प्रगतिवाद यहाँ पर यह कहना चाहता है कि बालक को उसकी परिस्थितियों में अगर हमने छोड़ दिया तो वह नवीन सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेगा, वह दोबारा से उसके पास नहीं जाएगा। अगर एक बालक दीपक को छूने का प्रयास करेगा, वो छूने दीजिए, एक बार जल जाएगा दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। प्रगतिवाद इस प्रकार की भी बात करता है, क्योंकि प्रगतिवाद यह कहता है कि जिस प्रकार की क्रियाओं से बालक को जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा उस प्रकार का वह क्रिया बार बार करेगा, अर्थात जिस प्रकार की क्रिया से उसको बार बार सुख मिलेगा उनको बार बार करेगा, जिनसे नहीं मिलेगा उनको वह नहीं करेगा। प्रगतिवाद के अनुसार जो है छात्र जो है, प्रगतिवाद के अनुसार जो है छात्र जो है केंद्र में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालक के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए, जिस प्रकार बालक चाहे उस प्रकार से उसके सामने जो है परिस्थितियाँ लाई जाएं, वैसे उसको शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। बालक के ऊपर किसी भी प्रकार शिक्षा को आरोपित न किया जाए, उसको स्वाभाविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर दिया जाए, उसको पार्श्विक प्रवृत्ति उसके ऊपर न की जाए। बालक की जो भी क्रियाएं हों वह स्वतः हों। बालक स्वयं प्रकाश का निर्माता है, वह स्वयं अपने प्रकाश को खोज लेगा। अतः बालक को जो है केंद्र में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए प्रगतिवाद के अनुसार। प्रगतिवाद के अनुसार जो है शिक्षक का स्थान जो है पर्दे के विषय होना चाहिए। शिक्षक को जो है मुख्य रूप से नहीं होना चाहिए, शिक्षक को गौड़ स्थान पर रखता है ये।
प्रगतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम जो है इस प्रकार का हो कि बालक आत्मरक्षा का सिद्धांत सीख सके, बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं को सीख सके। प्रगतिवाद के अनुसार जो है पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जो अवकाश के समय का सदुपयोगी हो, जो बालक को शारीरिक विज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान इत्यादि की ज्ञान की प्राप्ति करे, ऐसा पाठ्यक्रम विद्यार्थी को देना चाहिए। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ इस प्रकार की हों जिसमें बालक का स्थान जो है केंद्रीय में रहे, बालक अपने अनुभव के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा स्वतः रूप से सीखें। इसके लिए प्रगतिवाद ने जो है प्रोजेक्ट मेथड, स्कूल क्लब मेथड, इस प्रकार के तमाम प्रकार के विधियों को उन्होंने सुझाया था कि विद्यार्थियों को अभ्यास के द्वारा सिखाया जाए, जिसके द्वारा विद्यार्थी स्वयं अनुगमन कर सकें कि मुझे किस प्रकार से सीखना है। उन्होंने कहा छात्रों को किसी भी प्रकार का जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, शिक्षण विधियों के अंदर किसी दंड नहीं देने, प्राकृतिक दंड का प्रावधान होना चाहिए और विद्यार्थी को जो है स्वतः ज्ञान के लिए स्वतंत्र ज्ञान प्राप्त करने के पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। प्रगतिवाद के अनुसार स्कूल जो है वह जो है प्रकृति की गोद में होना चाहिए, वह समाज के स्वानुशासन से दूर होना चाहिए, वह समाज के कठोर नियमों के अधीन नहीं होना चाहिए। ऐसा स्कूल हो जहां अध्यापक छात्रों को दबाव नहीं बना सके, स्कूल ऐसा हो जहां पर विद्यार्थी जो है स्वतंत्र कल्पना के लिए क्या हो, फ्री हो। ऐसा विद्यालय होना चाहिए जो समाज के दूषित वातावरण से एकदम दूर, प्रकृति की गोद सौम्य गोद में होना चाहिए, जहाँ पर विद्यार्थी को सीखने को पर्याप्त अवसर मिलता हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार के दबाव से वह मुक्त हो। प्रगतिवाद के अनुसार अनुशासन जो है स्व होना चाहिए। स्व अनुशासन का निर्माण प्रगतिवाद कहता है कि स्वतः होता है, कार्य और परिणाम के द्वारा अनुशासन का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि प्रगतिवाद ने कहा था कि जैसे एक बालक दीपक के पास जाए, उसको जाने दिए, एक बार जल जाएगा, दोबारा उसके पास नहीं जाएगा, अर्थात वहाँ पे उस कार्य के द्वारा उसको एक परिणाम प्राप्त हो गया है और उस परिणाम के द्वारा जो प्राप्त हुआ है ज्ञान, वह स्थायी हुआ है। अतः जो इस प्रकार का जो डिसिप्लिन होगा वह स्थायी होगा। वह सुख दुख के सिद्धांत के अनुसार, प्राकृतिक परिणामों के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त करेगा, वो अनुशासन जो होगा वह स्थायी होगा। इस प्रकार से अनुशासन की स्थापना की जाना चाहिए। उन्होंने दमनात्मक अनुशासन के विरोध किया है। तो अब हम निष्कर्ष रूप में अगर विचार करते हैं प्रगतिवाद से हमें क्या क्या मिला, तो हम प्रगतिवाद से एक पहली बात हमको यह मिली, प्रगतिवाद ने ही सर्वप्रथम कहा कि बालक को केंद्र में रख शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रगतिवाद ने ही सर्वप्रथम कहा कि जो है पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार हो, विद्यार्थी की इच्छा के अनुसार हो, विद्यार्थी की प्रगति के अनुसार हो। प्रगतिवाद ने ही सर्वप्रथम कहा था कि शिक्षा के जो प्रदान करने की जो विधि हो वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित हो। प्रगतिवाद ने ही सर्वप्रथम कहा था कि जो है मनुष्य को करके सीखना चाहिए, अनुभव के द्वारा सीखना चाहिए और विभिन्न प्रकार से नए तरीकों द्वारा सीखना चाहिए। किसी भी प्रकार का ज्ञान का निर्माण बाह्य आरोपित नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है, अतः उसको स्वयं सीखने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। अतः हम देखें कि प्रगतिवाद का जो शिक्षा क्षेत्र में योगदान है वह बहुमूल्य है। प्रगतिवाद के द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लेकर के आई है, जिससे आज व्यक्तिगत विभिन्नता के युग में प्रत्येक बालक को महत्व दिया जाने लगा है। हर चीज़ को आदर्श से नहीं देखा जाना चाहिए, हर चीज़ को तथ्यों के आधार पर, पदार्थों के आधार पर देखने जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रगतिवाद का जो योगदान है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुमूल्य है। अगर एक अध्यापक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें प्रगतिवादी शिक्षा का अध्ययन एक बार जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।